मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन से। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आधुनिक काल में द्विवेदी युग का टॉपिक चल रहा है। हम लोगों ने भारतीय हिंदू युग को पहले पढ़ लिया था और अभी हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आधुनिक काल में द्विवेदी युग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आप पहली बार चैनल पर आते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जब भी ये टॉपिक पूरा होगा इसकी पीडीएफ आपको वहां पर निश्चित रूप से मिल जाएगी, निश्चित रहिएगा। ठीक है। तो चलिए, मैंने एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से पहले, 86 नंबर का था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो इस प्रश्न का आंसर बहुत से स्टूडेंट ने मुझे दिया था। देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या निकल के आता है। इस प्रश्न का आंसर आता है बी। तो देखिएगा, इसमें विशेषता प्रिय प्रवास की क्या नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है, ये तो राइट था। ये काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक हैं, ये भी राइट था। हिंदी को है तथा था किया दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा, ये भी राइट था। साथ ही ये वाली बात इसमें नहीं थी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये गलत बात थी। तो ये विशेषता प्रिय प्रवास की नहीं थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। चलिए, यहाँ पर ये सारी बातें हो गई थी। और जो प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है वो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो हरिवंश जी के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, हो जाएगा यार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है रसिक रहस्य 1899 को, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932, चुभते चौपदे 1924, प्रिय प्रवास 1914, पदम प्रसून 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, मर्म स्पर्श 1956। इस तरह से ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सारे की सारी रचनाएं यहाँ पर दी हुई है। और साथ ही इसके जो सन हैं वो भी दिए हुए हैं, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी न कभी ये जो रचनाएं हैं वो क्रम से जमाने के लिए भी आ जाती है। तो रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900 में, चौके चौपदे 1925, चुभते चौपदे 1924, प्रिय प्रवास 1914, पदम प्रसून 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937 और मर्म स्पर्श 1956 की बात इसमें की गई है। चलिए, 87 नंबर का प्रश्न है, भालो में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। तो ये तो आप सबको पता है, प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो सब बता देंगे इसको तो। श्याम नारायण पांडे की जोशीली पंक्ति है, बालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। श्याम नारायण जी पांडे की पंक्तियां हैं साथियों। और ये पंक्तियां जो है प्रज्ञा प्रवाह से ली गई पंक्तियां हैं, बहुत तगड़ी पंक्तियां हैं। ठीक है। अगली पंक्तियां यहाँ पर आती है, हम कौन थे क्या हो गए और क्यों हो गए अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या है सभी। ये बहुत ही बढ़िया पंक्ति है भैया, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। प्लीज बच्चों, मित्रों, दोस्तों, फ्रेंडों, आप इनको नोट कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त नाम से नोट कर लीजिए, जहां मैथिली शरण गुप्त लिखा हुआ है ना वहां पर नोट कर लीजिए। मेरे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे नोट कर लेना, ये पढ़ लेना ढंग से। हम कौन थे क्या हो गए और क्यों होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या है सभी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की थी ये। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से टिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। अरे वाह यार, दिल को हिला गई पंक्तियां। दिनकर जी की पंक्तियां थी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, बड़े बड़े घरों में ऐसा ही होता है। माँ की हड्डी से टिठुर चिपक
जाड़े की रात बिताते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में दूध पीते हैं श्वान, कुत्ते, और गरीबों के घरों में बच्चारे बच्चे अकुलाते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? ये तो मजेदार प्रश्न है, सब बता देंगे। मैथिली क्षण गुप्त है, 1912 में लिखी गई रचना है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली क्षण गुप्त है। इस रचना की जो मूल प्रेरणा है, मुसद्दे हाली, मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय केपी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। देखो, सबको पता है भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली क्षण गुप्त है। कब लिखा गया? 1912 में लिखा गया, सबको पता है। लेकिन भारत भारती को लिखने की जो प्रेरणा है वो मैथिली क्षण गुप्त को कहाँ से मिली, ये मुख्य बात है। ये हर जगह नहीं मिलेगी आपको। इसको प्रेरणा जो है मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय केपी की भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत दर्पण यानी कि भारत भारती को लिखने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी से बहुत ही प्रेरित थे। 89 का प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? ओ, सबको पता है, खड़ी बोली में। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? खड़ी बोली में लिखी जाती थी। आधुनिक काल के काव्य में खड़ी बोली में लिखी जाती थी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1888 में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक का क्या किया था? खड़ी बोली का सूत्रपात किया। आधुनिक काव्य की भाषा खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग चला है, यानी कि जागरण सुधार काल जिसे हम लोग कहते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, प्रिय साथियों, प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या रहा है? तगड़ा प्रश्न है, नोट कर लेना, आएगा तुम्हारे बिहार की भर्ती परीक्षा में। प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या रहा है? तो प्रिय प्रवास यानी कि एक दूसरी जगह से जाएंगे, तो कृष्ण का मथुरा का जो प्रवास रहा है वो इसमें लिखा मिला है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का रहा है। 17 सर्ग है मित्रों, इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग इसमें है। इसका वर्ण्य विषय कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का है। ये सबसे मुख्य बात है कि प्रिय प्रवास तो पहले लिखा 1914 में, ये याद रखना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये याद रखना है। किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की मुख्य कृति है। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, ये याद रखना है। प्लस इसमें वर्ण्य विषय यानी किस विषय का वर्णन किया गया है? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और प्रिय प्रवास पर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को पुरस्कार मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक। क्या पुरस्कार था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको मिला। याद हो जाएगा, कर लेना यार याद। ठीक है, इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे, और ये प्रिय प्रवास भी इनका प्रबंध काव्य में ही आता है। 3 प्रबंध काव्य थे। प्रिय प्रवास 1914 में, पारिजात 1937 और वैदेही वनवास 1940। याद कर लेना, प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1940 सॉरी 1937 और वैदेही वनवास 1940 में। ठीक है, 91 नंबर का प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? ये भी 100% सबको पता है। भारत भारती किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने 1912 में लिखा था। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, भारत भारती के प्रेरित होकर के।
ठीक है। इस कृति का भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जंग जागरण में अहम योगदान रहा। गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, याद हो जाएगा, भारत भारती को तीन भागों में बांटा गया था। एक है अतीत खंड, एक है वर्तमान खंड, और एक है भविष्य खंड। यानी कि तीन काल जो है वो तीन कालों में भारत भारती को इन्होंने बांटा है। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। अपन लोग जो है, याद है ना, आधुनिक काल में द्विवेदी युग को पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना भैया। निम्न में से कौन सी एक रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, वो है रस कलश। कौन सी रचना है? रस कलश है, जो 1931 में लिखी गई, ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश 1931 के रचनाकार जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी हैं। हरिओज जी कृत ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में, और अध खिला फूल 1907 ईस्वी में लिखे गए उपन्यास हैं। हरिओज जी के कृत चुभते चौपदे बोलचाल कृतियों को मुहावरेदार भाषा में इन्होंने लिखा। हरिओज जी की प्रमुख काव्य कृतियां यहाँ पर है, प्रिय प्रवास 1914 में, पारिजात 1937 में, वैदेही वनवास 1940 में। ये इनके प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए। कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, पद्य प्रसून कल्पलता, ग्राम गीत, मर्मज्ञ स्पर्श, ये आदि रचनाएं भी इनकी रही है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में हरिओज जी को इसके ऊपर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी को लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिओज जी कृत ठेठ हिंदी का टाठ 1899 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास को मुहावरेदार मुहावरेदार भाषा में इन्होंने लिखा है। इसको याद रखिएगा, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक इसको कहा जाता है। ठेठ ठेठ हिंदी का ठाठ, तो 1899 में लिखा गया उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है, तो याद हो जाना चाहिए। 93 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा रहा है। तो कृष्ण काव्य वैसे भी पता है कि कृष्ण भगवान द्वापर युग में आए थे, तो यही इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कृष्ण काव्य रहा। चलिए, मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य द्वापर रहा, जो 1936 में लिखा गया। द्वापर 1936 में मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र उद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। यानी कि जो द्वापर महाकाव्य इनका रहा है, जो कृष्ण काव्य इनका रहा है, उसमें मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र उद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित यहाँ प्रस्तुत किया है। जो द्वापर महाकाव्य है उसमें 16 खंडों में इसको लिखा गया है। ठीक है। अंतिम खंड है सुदामा, बाद में जोड़ा, इसमें जोड़ा गया था। जो अंतिम खंड जो है वो सुदामा इन्होंने लिखा और ये बाद में जोड़ा गया था। साथियों, मैथिली शरण गुप्त जो है 1886 में जन्म हुआ और 1964 में मर गए थे। आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है किसको? मैथिली शरण गुप्त को। किसको? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं, ध्यान रखिएगा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान करी थी, लिख लेना भैया। और साकेत 1931 में लिखा गया इनका महाकाव्य रहा है। और मैथिली शरण गुप्त को जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की मुख्य रचनाएं और भी मानी जाती हैं। तो मित्रों, अच्छे प्रश्न हैं, आप नोट कर लीजिएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से लिया गया है? प्रिय प्रवास से लिया गया है, जो मैथिली शरण गुप्त ने सॉरी अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। ये एक प्रकृति चित्रण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रकृति चित्रण किया गया वैसे भी नजर आ रहा है, तो प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। और ये प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया 1914 में। और ये तीन इनके प्रबंध काव्य थे, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा, पारिजात 1937 में, वैदेही वनवास 1940 में लिखा गया। इनका महाकाव्य रहे, जो प्रबंध काव्य के रूप में जाने जाते थे साथियों। ठीक है। प्रिय प्रवास पर इनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना उर्वशी,
पर इनको जो है 1961 में, और साकेत 1931 में मैथिलीशरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, और कामायनी पर 1935 में जयशंकर प्रसाद को के प्रसिद्ध महाकाव्य रहे हैं साथियों। ठीक है भाई, ये याद रख कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो भी आपको याद रखना हो। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम इन्होंने जो नाम है वो वज्रांगना विलाप नाम से किया था। ये बात भी मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया वैसे तो ये, तो पर याद कर लेना, ठीक है। 95 नंबर का प्रश्न है, दिवस का अवसान समीपता किस रचना से लिया गया? अरे भाई अभी अभी तो पढ़ा है रे हमने। प्रिय प्रवास से लिया गया है, किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। और खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है, 1914 में लिखा गया है। और इसको ये किस नाम से लिखा, किस नाम से पहले लिखा था? वज्रांगना विलाप के नाम से इनको लिखा था। इसके ऊपर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1914 में इसको लिखा गया था। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन इसमें किया गया है। ये सारी की सारी बातें हम लोग इसमें देखते हैं। आगे बात करते हैं, झरना एवं करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना और करुणालय साथियों यहाँ पर ये किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और युगांत जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना मानी गई है। हाँ, पढ़ लिया करो थोड़े बहुत साथियों। आप लोग वैसे तैयारी बहुत धांसू तरीके से कर रहे हो जिस तरह से कमेंट करते हो। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? जो पारिजात महाकाव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा रचित है। पारिजात, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास तीनों ही प्रबंध काव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य है साथियों। और पारिजात जो महाकाव्य 1937 ईस्वी में लिखा गया हरिवंश जी के द्वारा, ठीक है। याद कर लेना भाई। और आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हो यार, जरूर कमेंट करना साथियों मित्रों। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे या नहीं लग रहे, तो जरूर आप लोग निश्चित रूप से अगर इन प्रश्नों को पढ़ रहे हो तो गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, किसी भी भारत देश में किसी भी स्टेट में हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर होता है या किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य आता है किसी भी स्टेट में, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। विश्वास के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। हरिओत जी को जो है आधुनिक काल का क्या कहा जाता है? तुलसीदास कहा जाता है, याद है ना। मैथिलीशरण गुप्त को क्या कहा जाता है? सूरदास। इसमें आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओत जी को कहा, और उधर से मैथिलीशरण गुप्त को क्या कहा जाता है? तुलसीदास कहा जाता है। चलिए, 97 नंबर का प्रश्न है, कुणाल गीत के रचयिता किसको माना जाता है? मैथिलीशरण गुप्त को। याद कर लेना, जो कुणाल गीत है उसके रचयिता मैथिलीशरण गुप्त हैं। कुणाल गीत मैथिलीशरण गुप्त का एक खंड काव्य है। इनके अन्य और भी खंड काव्य, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत, शकुंतला, विष्णु प्रिया आदि और भी इनके खंड काव्य रहे हैं। लेकिन कुणाल गीत के जो रचयिता है वो मैथिलीशरण गुप्त हैं, और ये खंड काव्य है। और मैथिलीशरण गुप्त के और भी खंड काव्य हैं, सबको पता है, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत, शकुंतला, विष्णु प्रिया। याद हो जाएंगे? अरे करने तो पड़ेंगे ना याद भैया। देखिए, 98 नंबर का प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण हुआ है? बिल्कुल साकेत में हुआ है, हर किसी को याद हो गया ये अब। मैथिलीशरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है? साकेत खंड काव्य में, साकेत महाकाव्य में किया गया है। मैथिलीशरण गुप्त जो है साकेत 1931 में लिखा गया ग्रंथ है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कवियों की उर्मिला विषेक उदासीनता नाम से प्रेरणा पाकर के इन्होंने लिखा था। साकेत जो है पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या होता है। इस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्रीय भूमिका में रखा गया है मित्रों। चलिए, 99 नंबर का प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त का के साहित्यिक गुरु कौन थे? ओ वेरी नाइस प्रश्न। मैथिलीशरण गुप्त के जो साहित्यिक गुरु हैं सबको पता है, द्विवेदी युग किस नाम पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और यही इनके क्या माने गए हैं? गुरु माने गए हैं साथियों। यार मित्रों, जरूर 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 शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा पहली बार अगर मिल रहे हो तो। वीडियो अगर मिले तो लाइक जरूर किया करो यार। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके साहित्यिक गुरु माने जाते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। चलिए मैं पूछता हूं अब इसका आंसर। 100 नंबर के प्रश्न का आंसर पूछ रहा हूं भैया, आपसे ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से मिथिलेशन गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? इनमें से सही कालक्रम क्या है, वो आप लोगों को आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। अभी देखिए, ये प्रश्न मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं। मिथिलेशन गुप्त के सारे काव्य, जितने भी रचनाएं थी, ग्रंथ थी, सब हम लोगों ने पढ़ लिए। और मिथिलेशन गुप्त की जितने भी रचनाएं रही, सब हम लोगों ने उनके सन भी देख लिए। अब आप लोग बताइए, 100 नंबर के प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मिथिलेशन गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? पहले कौन सी लिखी, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। इस तरह से आप कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों, इन चार रचनाओं का क्रम सही क्या होगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसके पीडीएफ आपको साथियों, मित्रों, दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जैसे ही द्विवेदी युग पूरा होगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।